नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज़ करेंगे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके एक्सपेंडिचर या फिर आप कह सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफ़ेक्ट करते हो या फिर आपके मैं कहूँगा जॉब या बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स को भी अफ़ेक्ट करते हो। तो पॉलिटिकल या फिर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ़ बिज़नेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट्स ये चीज़ें कवर होंगी। एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा-सा। उसके पहले आज मैं एक छोटा-सा पोल करना चाहता था। मुझे लगता है कमेंट सेक्शन ही बेस्ट जगह है। पोल आप एक बार रिप्लाई कीजिए। काफ़ी सारे लोग मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स भी ऐड करने को कह रहे हैं, जिसे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक तो आप ये बताइए कि क्या मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स भी ऐड करने चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि एक वीडियो ऑन एन एवरेज कितना लंबा होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि हम जितने न्यूज़पेपर्स और ऐड करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा उसको कंटेन करना छोटे टाइम फ्रेम में, राइट? तो एक ये भी चीज़ है, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपके हिसाब से एक टाइम फ्रेम क्या है, प्रॉपर टाइम फ्रेम इस वीडियो में, और एक आप बताइए कि क्या इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स भी ऐड होने चाहिए, येस और नो? सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू। क्रेडिट कार्ड स्पेंड जो है 16% गिर चुका है। यहाँ पे लोगों ने क्रेडिट कार्ड से 16% कम खर्च किया है। फेस्टिवल सीज़न के हाई के बाद जो बहुत नॉर्मल है। फेस्टिवल सीज़न पे पीक यूसेज होता है, राइट? क्रेडिट कार्ड्स का। लेकिन हमने लास्ट मंथ ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि डेलिंक्वेंसी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो एक एक बार ये भी देखते हैं कि क्या डेलिंक्वेंसीज़ बढ़े हैं फेस्टिवल सीज़न के बाद या घटे हैं? अगला मूव है अगला जो हमारा आर्टिकल होगा ये होगा इकोनॉमिस्ट सीक एफटीएज लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमिस्ट सीक कर रहे हैं और इतना ईज़ी नहीं है इंडिया में ये सारी चीज़ें हो जाना। सो विल सी कि क्या-क्या चीज़ें हैं थोड़ा डिटेल्स में। आरबीआई रिपोर्ट सी साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन Q3। जो थर्ड क्वार्टर रहने वाला है, आरबीआई कह रहा है कि हमें तो साइंस ऑफ रिकवरी दिख रहा है बढ़िया, बाकी दुनिया को जो भी दिख रहा हो। हमें एफपीआई फ्लो पॉजिटिव लग रहा है, रूरल डिमांड में भी ग्रोथ लग रही है और फेस्टिवल सीजन की वजह से जो बढ़िया डिमांड रहा है वो भी आगे हमें दिखेगा कि बढ़िया ही रहने वाला है। सो वी हैव टू सी कि आरबीआई इतना कॉन्फिडेंटली कैसे इस चीज को बैक करता है। माइनिंग सेक्टर बहुत कम डिस्कशन होता है, ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है माइनिंग सेक्टर के बारे में, लेकिन मैं बता दूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? चाहे ईवी रेवोल्यूशन भी इंडिया में लाना है, उसके लिए माइनिंग सेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि लिथियम तो माइन करना है, मेटल्स को तो माइन करना है हमें। तो इम्पोर्ट रिलायंस डाउन हुआ है, मतलब इम्पोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है और माइनिंग सेक्टर को एक लेग अप मिला है, तो ये डिस्कस करेंगे। रुपी रिकॉर्ड क्लोजिंग लो पे आ गया है, 6th स्ट्रेट सेशन रुपया नीचे गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या है। ऑल्दो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 6 सेशन अगर रुपया नीचे गिरा है तो हमने 4 सेशंस तो डिस्कस किए ही किए हैं। डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, आरबीआई जो ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, और आरबीआई जो इंटरवीन कर रहा है करेंसी मार्केट में। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि आरबीआई ने आज डॉलर परचेज़ किया है, सेल किया रुपी को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिवेंट करना चाहता है ऑफ कोर्स आरबीआई की शार्प फॉल रुपी में ना आए। अब इन्हें रीअसेस करना होगा अपने स्टैंड्स को। तो क्या रीअसेसमेंट की ज़रूरत है आरबीआई के लिए, ये हम जानेंगे इस आर्टिकल को पढ़ के, इस एडिटोरियल को पढ़ के। अगला एडिटोरियल है मिडल क्लास स्ट्रेन ऑन कंजम्पशन। मिडल क्लास के ऊपर कहीं न कहीं स्ट्रेन आया है और तभी जो कंजम्पशन है मिडल क्लास का, ये पहले से काफ़ी हमें कम गति से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक मुझे लगता है चैलेंज है इकोनॉमी के लिए, और इस पर एक एडिटोरियल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे आर्टिकल्स हैं। मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं है क्योंकि मार्केट्स आज क्लोज़ हैं। एंड येस, मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एंड आल्सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो शुरू करता हूँ मैं आर्टिकल को। क्रेडिट कार्ड स्पेंड फॉल्स 16% इन नवंबर आफ्टर आफ्टर फेस्टिवल हाई। तो फेस्टिवल हाई मतलब इस बार दशहरा एंड दिवाली एक ही महीने में थे, दोनों सेम मंथ में थे। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी बढ़िया इस बार मतलब शॉपिंग की है लोगों ने, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जम के यूज़ किए। तो वहाँ से जब अगला महीना आया जहाँ कोई फेस्टिवल नहीं था, तो 16% का जो ड्रॉप आना था ये बहुत ही नॉर्मल है। तो क्या ये कोई नेगेटिव न्यूज़ है? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड स्पेंड अगर आप देखोगे नवंबर में ये ड्रॉप हुआ 16.1% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे टू 1.7 ट्रिलियन रुपीस। कंज्यूमर स्पेंडिंग मॉडरेट हो गई, इतना तो खर्च करते नहीं रहेंगे जितना दिवाली पे करते हैं हर महीने। स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल सीज़न था, मोमेंटम था, अक्टूबर में लेटेस्ट डेटा आया आरबीआई का इसके हिसाब से। तो जो ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस में ना, इसमें काफ़ी स्लो डाउन आया है, एंड इसका एक रीज़न ये है कि आरबीआई ने ना काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आया आरबीआई। क्योंकि हो ये रहा था कि क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसे इश्यू हो रहे थे इतनी तेज़ी से कि मतलब ढंग से केवाईसी भी नहीं हो रहा था कई सारे लोगों का। ये एक प्रॉब्लम था। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, सारे प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, क्रेडिट कार्ड्स कम इश्यू होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडस्ट्री में अभी सिर्फ 3.5 लाख नेट क्रेडिट कार्ड ऐड हुए हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना पिछले साल सेम पीरियड में
13 लाख क्रेडिट कार्ड नए इश्यू हुए थे, जो अब सिर्फ 3.5 लाख हुए हैं, तो 3 गुना कम हो गया है ना? आप भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके देखो, जैसे पिछले साल आपको पर्क्स मिल रहे थे और जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जा रहा था ना ईज़िली, इतना ईज़ी अब ये नहीं है। जो नेट एडिशंस हुए हैं क्रेडिट कार्ड के, ये स्लो डाउन हुआ आफ्टर द आरबीआई। आरबीआई ने जब नवंबर में लास्ट ईयर इंक्रीज़ किया रिस्क वेट फॉर बैंक्स ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग। अनसिक्योर्ड लेंडिंग क्या होता है? जैसे एक तो होता है, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, मैं कहूँगा आप अपने ज़मीन के कागज़ रख दो मेरे पास, या प्रॉपर्टी के पेपर रख दो, कुछ कार के पेपर रख दो, अगर कार के लिए लोन ले रहे हो तो ये सिक्योर्ड है, राइट? आपने नहीं पे किया तो कुछ अमाउंट तो मैं रिकवर कर लूँगा अच्छा खासा। लेकिन अनसिक्योर्ड क्या है? जैसे क्रेडिट कार्ड से आपने ₹10,000 का कोई सामान ले लिया। तो सामान थोड़ी ले लेगा क्रेडिट कार्ड वो आपसे कंपनी, नहीं ले सकता, कोलैटरल नहीं है। जैसे मैंने मान लो आपको अपने दोस्त को 5,000 दे दिए, तो क्या मैं उसके बदले कोई कोलैटरल ले रहा हूँ? नहीं, तो वो अनसिक्योर्ड है। तो जब आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हो, जब बैंक्स को कहा गया, आरबीआई ने कहा तो आपको ना उस पे रिस्क वेट बढ़ाना होगा। मतलब आपको इसको और ज़्यादा रिस्की मानना होगा पहले से, और जब ये करता है बैंक, तो क्या होता है कि इनको ना और ज़्यादा फंड रिज़र्व करके रखना पड़ता है कि भाई ये पैसा जो है, हो सकता है इसमें से ज़्यादा पैसा ना आए काफ़ी सारा। तो वहाँ पे रिज़र्व करके रखना पड़ता है, तो वही पैसा वो लेंड कर सकता था, जिस पे वो 10% बस या 12% कमाता, उस पैसे को अब क्या है, रिज़र्व में रखना पड़ रहा है क्योंकि रिस्क वेट बढ़ गया है। तो इससे यही हुआ कि बैंक्स की लिक्विडिटी थोड़ी कम हुई, जो लेंडिंग लिक्विडिटी है। और आरबीआई के मेजर के बाद जो मेजर इश्यूअर्स हैं, उन्होंने कैलिब्रेट किया अपने ग्रोथ को इस सेगमेंट में, और जिसकी वजह से स्लो डाउन देखने को आज मिल रहा है क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस में। तो एक तो डेलिंक्वेंसी मतलब लोग कितना पेमेंट मिस कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से आपने आज कुछ सामान ले लिया, अगले महीने पे करना है, 45 डे का साइकिल है, आप नहीं पे कर पा रहे हो, मिस कर दिया, फिर मिस कर दिया, तो ये होता है डेलिंक्वेंसी, ठीक है? याद रखना आप। कई बार मैंने समझाया है। और जो रिवाइज़्ड रिस्क वेट आया, जो मैंने आपको बताया कि बैंक्स को अब ज़्यादा रिस्क वेट असाइन करना है, तो अब ज़्यादा रिज़र्व मेंटेन करने पड़ेंगे इस पैसे के लिए, जो वो लेंड कर रहे हैं अनसिक्योर्ड में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इश्यूएंस कम हो गए कि भाई लोग भी एक तो पैसा, अब ज़्यादा लोग हो गए हैं जो पैसे पेमेंट मिस कर रहे हैं टाइमली, और हमें आरबीआई भी परेशान कर रही है, तो हम तो कम क्रेडिट कार्ड देंगे, बैंक्स ने ये डिसाइड किया। एंड बैंक्स जो हैं, क्योंकि हायर डेलिंक्वेंसी रेट्स भी फेस कर रहे हैं, तो वो अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में। क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि भाई अप्रूव लिमिट है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा नहीं कमा रहा है, उसको 50,000 की हमने लिमिट दे दी। और एक कॉशियस अप्रोच की वजह से अब नए क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस और कम हुए हैं। तो मेजर जो इश्यूअर्स हैं इंडिया में, जैसे एचडीएफसी इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है। उसने करीब 1,87,118 कार्ड्स ऐड किए। एसबीआई ने कितने ऐड किए हैं? 2,31,000 कार्ड्स, और आईसीआईसीआई ने किए हैं 50,700 767। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग जो इसके कार्ड्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं बाय 39,734 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक रिपोर्ट आई थी इनक्रेड इक्विटीज़ की, और इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो एसेट क्वालिटी है ना, एसेट क्वालिटी ट्रेंड है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में, अब वो वीक हो गया है। मतलब पहले जो मैंने जिन लोगों को उधार दिया है, वो बिल्कुल बढ़िया लोग हैं, एकदम टाइमली चुका दे रहे हैं, ठीक है? मेरा ग्राफ चल रहा है ऐसे बढ़िया। और अचानक से फिर मैंने उन लोगों को दे दिया, क्योंकि मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के, जो अच्छा पे नहीं कर सकते सही से, टाइमली पे नहीं कर सकते, अच्छा उनका फाइनेंशियल्स नहीं है। तो क्या हुआ, जो एसेट की क्वालिटी अब वो नीचे जा रही है, राइट? एसेट क्या है मेरा? मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं ना, तो वो मेरा एसेट है, पैसे आने वाले हैं, एसेट है। लेकिन अगर जो पैसे आने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई कि यार अब 95% ही आ सकते हैं, तो मेरा एक है जो 100% आ सकते हैं, एक है 95% आ सकते हैं। तो 95% जहाँ से पैसे एसेट से पैसे आ सकते हैं, वो वीक है, राइट? तो वीक होने का मतलब ही यही है, जितने ज़्यादा डेलिंक्वेंसीज़ ये बढ़ते रहेंगे, उतना वीक होता जाएगा एसेट जो क्वालिटी है वो। तो हाइटेंड कंसर्न्स हैं एसेट क्वालिटी को लेकर और स्ट्रेस बिल्डिंग अप, ये हमने डिस्कस किया था कि जो 90 प्लस डेज़ हो गए हैं जिनको, और अभी तक इन्होंने बैलेंस नहीं चुकाया है, ठीक है? 90 प्लस डेज़ है, वो 14 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 14 बेसिस पॉइंट मतलब 0.14%। 14%। इसके अलावा अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ये मैं बात कर रहा हूँ, तो 1.8%। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट्स भी बढ़ रहे हैं बाय न्यू टू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अपना ड्यू टाइम पे करने में। स्पेसिफिकली ये है टियर 2 सिटीज़ में एंड बियॉन्ड। कंसीक्वेंटली हम देख रहे हैं हायर फोकस ऑन प्रीमियम कार्ड्स बाय सेलेक्ट पेयर्स। जो आउटस्टैंडिंग कार्ड्स हैं बैंकिंग सिस्टम में नवंबर 2024 में दे स्टूड एट 107.23 मिलियन, 107.23 मिलियन, मतलब कितना होता है ये? करीब-करीब मेरे हिसाब से 10 करोड़ लोगों को कार्ड्स 10 करोड़ कार्ड्स इश्यू हो चुके हैं, जो पहले थे 96 मिलियन। स्पेंडिंग में भी ऑलमोस्ट 5% की इंक्रीमेंट आई है। एंड जो मंथली ड्रॉप आया है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि ये दिसंबर से वापस से पिकअप करना शुरू कर देगा अमिड ईयर एंड सेल्स। तो ये फिर से बाउंस बैक होंगे, ऑर्गेनिकली होंगे। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस, एनपीएस पेमेंट्स और ईयर
एंड सेल्स जो है, जो ई-कॉमर्स प्लेयर्स ऑफर करते हैं एंड ऑफ सीज़न में, वो भी ग्रोथ को फ्यूल करने वाला है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इकोनॉमिस्ट सीक एफटीएज़, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। अब ये तो 3 बहुत बड़े रिफॉर्म्स हैं, राइट? तो क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या पर्टिकुलरली डिस्कस हो रहा है इसमें से ज़्यादा, ये एक बार देखते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ना ट्यूसडे को इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग पिच किया, ठीक है? उन्होंने कहा कि भाई देखो, नए सेट ऑफ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे हमें। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बहुत ही सीमलेसली इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन से। ग्लोबल सप्लाई चेन से लिंक करना होगा ऑफ कोर्स, तभी हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएँगे, अपने सर्विस को बेच पाएँगे। तो इसमें हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा बहुत, अगर हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं। एफटीए मैं कई बार हमारे पुरानी वीडियोज़ में समझा चुका हूँ आप लोगों को। जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें एक-दूसरे के ऊपर जो हम टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसको कम करते हैं। ट्रेड ईज़ी हो जाता है दोनों के बीच में। यहाँ पे लैंड और लेबर मार्केट रिजिडिटीज़ जो है, ये ईज़ होंगे। यहाँ पे फार्म इनकम जो है वो बढ़ेगा, ओवरऑल कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा। तो प्री बजट मीटिंग हुई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रेस किया कि भई हमें 7 टू 8% जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, इस पे वापस आना होगा एंड जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ डेवलपमेंट साइकिल है, इसे शुरू करना होगा। तो मोदी जी ने मीटिंग की 19 इकोनॉमिस्ट के साथ फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, अलग-अलग सेक्टर्स के थे और सजेशंस लिए बजट एफवाई 26 से पहले, जो प्रेज़ेंट किया जाएगा इन द बैकग्राउंड ऑफ स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑफ कोर्स हमारा जीडीपी डेटा आया था 5.4%, अगला भी जो एक्सपेक्टेड है वो 7% से कम ही एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो आरबीआई तो एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड 6-7% के करीब, बट वी हैव टू रियली सी कि क्या आता है, बिकॉज़ इस बार शॉक थे सब लोग जब 5.4% का डेटा आया। तो वापस 7 से 8% लेके जाना है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स काफ़ी यहाँ पे चैलेंजिंग रहने वाला है ये, इट्स नॉट ईज़ी। तो अर्बन कंजम्पशन कम हो गया है, शहरों में कंजम्पशन कम हो रहा है। अगर आप देखिए वॉलेटिलिटी, एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी बहुत है, मतलब कहीं न कहीं कंट्रीज़ एक-दूसरे से लड़ रही हैं, जिसकी वजह से एनर्जी के प्राइसेज़ बढ़ जा रहे हैं। हाई टैरिफ्स के थ्रेट आ गए नए डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद। तो ग्लोबल इन्फ्लेशंस का भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ा है 5.4% से जुलाई-सितंबर में। ये लोएस्ट रेट है पिछले 7 क्वार्टर में। एक्सपेंशन बहुत ही वीक हुआ। कहाँ-कहाँ पर? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में एंड कंजम्पशन ने बहुत हर्ट किया है इकोनॉमी को, ये तो मैं मानता हूँ। चाहे सबसे पहले तो अर्बन कंजम्पशन एंड रूरल कंजम्पशन भी इस तरीके से, मतलब मैं कहूँगा अपलिफ्ट नहीं कर पाया जैसा लग रहा था कि यहाँ से ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो मोदी ने एनकरेज किया इकोनॉमिस्ट को कि वो बोल्ड सजेशंस दें और एम्फसाइज़ किया कि जो विकसित भारत है वो अचीव हो सकता है फंडामेंटल चेंज से। जो हमारे माइंडसेट है उसमें हमें चेंज लाना होगा, तभी 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएँगे। तो हमें एग्रेसिवली बढ़ना होगा एफटीएस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट ये भी किया कि हम आरसीईपी जॉइन कर लें। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन में नहीं आएँगे तो हम लोग ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाएँगे, और पीईपी वगैरह जो है, बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये हमें मदद करेगा इंटीग्रेट होने में ग्लोबली। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम आरसीईपी नहीं जॉइन करेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जब गलवान क्लैश हुआ हमारा चाइना के साथ, बट यू हैव टू सी कि लास्ट 1 मंथ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए हैं, दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के, चाइनीज़ एंड इंडियन। एंड सबसे पहले तो आया कि जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं, हम वो सॉर्ट कर रहे हैं एंड हम जो ट्रेड इश्यूज़ हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सो ये कब आया? जब ट्रम्प, ऐसा लगा कि एकदम अनबेरेबल और अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, तो चाइना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ भी पंगे लेकर रखे, राइट? उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी, डोनाल्ड ट्रम्प तो उनसे पंगे ले रहे हैं, ये तो क्या लेंगे? तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये एक मैं कहूँगा एक ऐसा एक एक्सटर्नल सिनेरियो क्रिएट हुआ ना ट्रम्प की वजह से, कि इंडिया और चाइना दोनों अपने टाइज़ को थोड़ा मेंड कर रहे हैं, आसियान काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आरसीईपी में दोबारा मे बी येस चांसेस हैं कि हम जा सकते हैं। और ये ओरिजिनली नेगोशिएट हो रहा था बिटवीन 16 कंट्रीज़, एशियन मेंबर्स और जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, नेमली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूज़ीलैंड एंड इंडिया। तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप के सजेशंस हैं। आपके भी कुछ सजेशंस हैं, आप बता सकते हो। प्री बजट ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक चीज़ जो मे बी हमें 7 टू 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पे जाने में फिर से हेल्प करे। आरबीआई रिपोर्ट सीज साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन क्वार्टर 3। आरबीआई की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि हमें तो गुड साइंस, पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के क्वार्टर 3 में। एंड इन्होंने साइट किए हैं सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल सीजन, कि फेस्टिवल सीजन बहुत मदद करने वाला है क्योंकि सेल्स बढ़ेगी इससे कंपनीज की, राइट? कंजम्पशन ज़्यादा होता है, रूरल डिमांड भी बढ़ता है फेस्टिव सीजन में। एफपीआई फ्लोज पॉजिटिव है। एफपीआई क्या होता है? हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, राइट? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं खैर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को शेयर बाज़ार पता है, तो शेयर बाज़ार में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इंडिया का जो जीडीपी है ना, आप ये देखो कि 5.4% आ गया था।
जुलाई सितंबर क्वार्टर में, और अब कमबैक की बारी है अक्टूबर दिसंबर पीरियड में। अकॉर्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो साइट किए गए हैं इकोनॉमी रिपोर्ट बाय आरबीआई में, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स एचएफआईज फॉर द थर्ड जो क्वार्टर है हमारा 2024-25 का इंडिकेट करता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है रिकवर कर रही है फ्रॉम स्लो डाउन, रिकवर कर रही है यहाँ से। मोमेंटम जो विटनेस किया गया था Q2 में, जहाँ स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल एक्टिविटी थी, अपस्विंग था रूरल डिमांड में, ये हमें हो सकता है दोबारा बढ़िया देखने को मिले। तो व्यू एक्सप्रेस किए गए थे रिपोर्ट में, ये ऑथर्स के थे, ना कि आरबीआई के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने नहीं पब्लिश किया, आरबीआई का यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, ऑथर का ओपिनियन है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इट इज पॉइज्ड कि ऊपर जाएगा सेकंड हाफ में 2024-25 के, एंड डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड ये हमें ऊपर लेके जाने वाला है, हमारे नॉट हमें ऊपर लेके जाने वाला है, हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को ऊपर लेके जाने वाला है। क्या? डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब आप और मैं, हम लोग कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, कितना सेव करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च करेंगे, कंज़म्पशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे ओवरऑल अगर रेवेन्यू जो है हमारी इंडस्ट्री का वो ज़्यादा जनरेट होगा, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़िया हो सकता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, माइनिंग सेक्टर गेट्स अ लेग अप, इंपोर्ट रिलायंस डाउन। यहाँ पे बात हो रही है माइनिंग सेक्टर की, तो माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी जो ग्रो करना चाहता है और वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से एक बनना चाहता है। चाहे आप चाइना को देखो कि चाइना माइनिंग में कितना आगे है, आप देखो डेवलप कंट्रीज को, किसी को भी देखो, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर काफी चलता है ये, और यूएस भी अगर आप देखोगे काफी आगे है। तो इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने एक लॉन्ग स्ट्राइड लिया है। लॉन्ग स्ट्राइड मतलब एक लंबा बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम क्या उठाया है? इन्हें एक तो सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्रिटिकल मिनरल माइनिंग सेक्टर में। मैंने डिस्कस किया है पहले भी, क्रिटिकल मिनरल्स हम जिसे बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, राइट? ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न टर्म्स में हम लोग ऑयल, जो हम क्रूड ऑयल और गैस की बात करते हैं ना, अब बात आगे होगी क्रिटिकल मिनरल्स की और रेयर अर्थ मेटल्स की। जो ये मेटल्स है हम यूज करते हैं इनको एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हो आप, या फिर स्टोर करने के लिए एनर्जी को, क्योंकि हम लोग ईवी और ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये मेटल्स वहाँ पे नेसेसिटी है हमारे लिए, ऐसा है। बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हमारे लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, इनमें यूज़ होते हैं ये, चाहे आप ग्रिड्स देखिए, वहाँ यूज़ होते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट इनके लिए एक पॉलिसी लेकर आई, और गवर्नमेंट चाहती थी कि डोमेस्टिक डिमांड जो है ना, प्रोडक्शन, वो बूस्ट हो एंड डिपेंडेंसी हमारी कम हो इम्पोर्ट्स पे, ताकि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को पूरा कर पाएँ, जो हमने टारगेट सेट किए हैं। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज किया कंपनीज को कि आप ओवरसीज एक्सप्लोरेशन करो सबसे पहले तो, और प्रोडक्शन करो क्रिटिकल मिनरल्स का और रेयर अर्थ मेटल्स का। तो कुछ की इनिशिएटिव्स थे इसके लिए इस साल, जैसे कि ऑक्शन हुआ ऑफशोर क्रिटिकल मिनरल अमेंडमेंट्स इन मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2024 एंड मिनरल ऑक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2024। 2015 से गवर्नमेंट ने करीब-करीब ऑक्शन किए हैं 441 ब्लॉक्स। तो 441 ब्लॉक्स ऑक्शन किए गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। एंड इस फिस्कल ईयर में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे 87 ब्लॉक्स क्रिटिकल मिनरल्स के जो है सक्सेसफुली ऑक्शन हुए हैं, एज पर द माइंस मिनिस्ट्री डेटा। इंडियन माइनिंग सेक्टर 2024 में इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है पॉजिटिव ग्रोथ, और फोकस है की एरियाज में, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। एंड जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी रहते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एंड सपोर्ट है एंड इंडस्ट्री का फोकस है मॉडर्नाइजेशन पे, इससे आगे फर्दर ग्रोथ आ सकती है। मॉडर्नाइज़ेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। मैं तो इंडिया का जो मिनरल प्रोडक्शन है, अगर आप देखोगे मिनरल अदर देन एटॉमिक, माइनर एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी, यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हटा दो तो 13% ग्रोथ आई है पिछले साल से, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। ये एक्चुअली ये है डेलॉइट की रिपोर्ट जिसका डेटा कोट किया गया है। एमएमडीआर, माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने रिमूव किए रेस्ट्रिक्शंस को। कौन से रेस्ट्रिक्शंस? रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंड यूज, एंड अलाउ किया कि आप मिनरल प्रोडक्शन को ना सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय कैप्टिव माइनर्स, और यहाँ पे एनकरेज किया गया है माइनर्स को कि वो रैंप अप करें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी, जिसकी वजह से बेटर डोमेस्टिक मिनरल सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो करीब-करीब 15 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हैं जो एसोसिएटेड हैं लिथियम से, कोबाल्ट से, निकेल से। ये सारी चीज़ें हमारे ईवीज़ में भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मैं कहूँगा। और जो एसोसिएटेड मिनरल्स हैं, वो ऑक्शन किए गए हैं 4 ट्रांचेस में। 4 मैं कहूँगा इंस्टॉलमेंट्स में इन्हें ऑक्शन किया गया ऑफ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक ऑक्शन, जो हमें स्ट्रेंथन करने वाला है हमारे डोमेस्टिक सप्लाई को ऑफ मिनरल्स इन फ्यूचर एंड रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो गोइंग अहेड 2025 की अगर बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है मोर थ्रस्ट
दिया जाएगा किसको? टू द माइनिंग सेक्टर विथ मच अवेटेड क्रिटिकल मिनरल्स एंड मिशन एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट। तो जो मिनिस्ट्री है ऑफ माइंस इन्होंने प्रिपेयर किया है कैबिनेट नोट क्रिटिकल मिनरल मिनरल मिशन पे एंड अप्रूवल फॉर द सेम एक्सपेक्टेड है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है। एंड डिफरेंट वर्टिकल्स हैं इस मिशन में, जैसे कि एसेट को कैसे एक्वायर करें, एक्शन प्लान है, स्ट्रक्चर है मिशन का, कैसे पैसे फाइनेंस कैसे किए जाएँगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाया जाएगा, मैन पावर कैसे यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा और ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ होने वाली है। तो काफ़ी सीरियस है गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के एंड ये बड़ा सीरियस इश्यू है भी हमारे लिए, क्योंकि अगर अभी हमने कम्पीट करना शुरू नहीं किया ना, तो बाद में ऐसा हो जाएगा ना कि हम पूरी तरीके से अभी जैसे मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट है या रशिया पे डिपेंडेंट है ना ऑयल के लिए, चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा हमें। अगर सही में ग्रीन एनर्जी आगे आगे पूरा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन है वेदांता के, उन्होंने कहा कि जो मिशन है वो एम करता है कि वो रीइंफोर्स करे इंडिया के क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को, एक्सप्लोरेशन से लेकर के माइनिंग एंड टू बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग एंड रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो हर एक प्रोसेस में, हर एक पार्ट में, हर एक स्टेज पे। तो गवर्नमेंट एक्टिव डिस्कशंस में है अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अर्जेंटीना एंड सब कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, जहाँ पे हम क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को एक्वायर करेंगे। मतलब वहां पर उन कंट्रीज पे माइंस है, उन माइंस को हम लोग एक्वायर करेंगे और वहां पे हम लोग माइनिंग करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये गेन कर रही है इवन मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि इनका जो रोल है हर सारी चीज़ों में, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक चिप देखो, सोलर पैनल देखो एंड यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स को हटा दोगे तो जो आपका स्मार्टफ़ोन है ना, वो पूरी तरीके से फ़ेल हो जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वेवर भी है। देखिए आप जो एड्रेस करेगा इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंट्री, लेकिन ऑफ कोर्स ये एलिमिनेट नहीं करेगा नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ सफिशिएंसी। जो माइन्स है करीब 4 से 5 साल लगेंगे इन्हें ऑपरेशनल बनने में। देखिए कितना टाइम लगता है, अगर आप माइन आज ऑक्शन कर रहे हो 4 से 5 साल लगते हैं इसे ऑपरेशनल बनने में एंड इन्हें रिलाई करना होगा तब तक इंपोर्ट्स पर इन द मीन टाइम। तो इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो गवर्नमेंट है इनको इन्फोर्स करना चाहिए वन माइनर मिनरल पॉलिसी अक्रॉस इंडिया, ताकि और ट्रांसपेरेंसी आए और एफिशिएंसी आए और हम रिमूव करें ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस कि यार एक ही चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर सेंट्रल से लो, फिर दोनों में आप जो हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होनी चाहिए। Rupee hits record closing low for sixth trading session। तो यहाँ पे क्या हुआ, रुपया हमारी करेंसी यहाँ पे ऑल टाइम लो पे आ गई है और यहाँ पे ये सिक्स्थ कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन हमें दिखा कि नीचे जा रही है लगातार, क्योंकि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बूस्ट कर रहे हैं डॉलर को एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस टाइम पे ग्रीन बैक की। ग्रीन बैक का मतलब डॉलर from importers added to the lingering pressure on the local currency। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स, यूएस में जो रिस्क फ्री रिटर्न रेट है ना, समझ लो आप एफडी समझ लो, ठीक है। एफडी क्या होता है, रिस्क फ्री हो जाता है, कुछ 5 लाख की लिमिट होती है, वहां तक का इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन आप एफडी को भी हटा दोगे तो इंडिया में कई सारे बॉन्ड पेपर इशू करती है गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट जो इशू करती है, क्या उस पर डिफॉल्ट हो सकता है? आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी? नहीं। तो वैसे ही सबसे सेफ, बाहर वाले मानते हैं कि इंडिया कर सकती है टू सम परसेंटेज, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है ना, इसका जो इंटरेस्ट है आप ऐसे समझो, जो प्रॉफिट है आपका इस पे होगा खरीदने पर, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, रिटर्न बढ़ रहा है यहाँ पे। तो पैसा जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो क्या है, इंडिया से शेयर बाजार से आपने पैसा निकाला, रुपए को उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, तो रुपए की वैल्यू गिरी और वो डॉलर कहाँ गया, यूएस में। तो ये हर कंट्री के साथ हो रहा है, हर करेंसी के साथ हो रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो डॉलर में पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी है, वो तो डॉलर ही है। उसकी वजह से भी रुपया और कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि डॉलर की डिमांड वहाँ बढ़ रही है, रुपया वहाँ पे फिर उसकी सप्लाई बढ़ जा रही है रुपए की। तो रुपया यहाँ पे नया लो बनाया है, रुपए ने डिक्लाइन हुआ है और आरबीआई का जो है यहाँ पे इंटरवेंशन लाइकली थ्रू डॉलर सेल्स अगेन हेल्प किया है रुपए की, मैं कहूँगा लॉसेस को कंटेन करने में। रुपए को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई यहाँ पे रेगुलरली इंटरवीन करता है और डॉलर सेल करता है। तो आरबीआई जो है यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकता कोई लेवल राइट नाउ, ऐसा लग रहा है। बस ये वॉलेटिलिटी को कंटेन कर रहा है कि ज़्यादा ऊपर-नीचे ना हो जाए एंड ये सिग्नल कर रहा है कि रुपया डेप्रिशिएट तो होना ही है, तो ये स्टडी डेप्रिशिएट होगा एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये ट्रेडर हैं स्टेट एंड बैंक में जिनका ये कहना है। ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने हर्ट किया है इस क्वार्टर रुपी को, सबसे पहले तो उसमें आता है कैपिटल फ्लोज़, ठीक है? इंडिया का ट्रेड डेफ़िसिट, जब ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ता है, जैसे कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो डॉलर कम आ रहा है, डॉलर जा ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, डॉलर जा ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब डॉलर की
डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंसर्न रहा। उसके अलावा जो हॉकिश शिफ्ट आया ना फेडरल रिज़र्व में, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे हमारा आरबीआई है, उन्होंने बड़ी हॉकिश कमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि देखो मैं 25 बेसिस पॉइंट का दे रहा हूँ तुम्हें अभी रिलैक्सेशन, इसके बाद जो ब्याज दर है, अगले 1 साल तक हो सकता है बिल्कुल ना बढ़े। क्योंकि इन्फ्लेशन हमें फिर से हमारे रडार पे आ गया है। हमें फिर से थोड़ी चिंता हो रही है इन्फ्लेशन के डेटा को देख के और एक बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं और कह रहे हैं टैरिफ, इस पे टैक्स, उस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ। हर चीज़ पे 30% अगर आप टैक्स लगा दोगे, टैरिफ लगा दोगे, तो 30% वो महँगा भी हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन पता नहीं यूएस का कहाँ पहुँच जाएगा उससे, ठीक है? तो वो बोल तो रहे हैं, वो करना पॉसिबल नहीं है। अगर कर दिया, तो भाई फिर तो ना हमें पता है, ना उन्हें पता है कि आगे कैसे नेविगेट करना है। तो इस टाइम पे इसीलिए डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि दुनिया में जब अनसर्टेनिटी आती है ना, किसी को जब कुछ समझ में नहीं आता, तो वो लोग डॉलर को बाय करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है दुनिया की, इसको कुछ नहीं हो सकता। तो डॉलर इंडेक्स स्लाइटली ऊपर था और ये 108.2 आ गया है। डॉलर इंडेक्स बेसिकली 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट वे किया जाता है, एक बास्केट है, ठीक है? एंड इस बास्केट में 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट डॉलर को वे किया जाता है। तो डॉलर मजबूत होता है अगर, तो इसका मतलब ये 6 करेंसीज़ अगर आप कंबाइन करें तो वीक होती है इसके अगेंस्ट। तो ये है हमारा डॉलर। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल है डॉलर के बारे में ही। रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, 80 के भी पार चला गया, यहाँ पे नया लो बना दिया 80.1975 का ट्यूसडे को। यूएस में इलेक्शंस थे अर्ली नवंबर में, इंडियन करेंसी करीब-करीब 84 पर चल रहा था तब और इंडियन करेंसी करीब 1.31% लूज़ कर चुका है 1 नवंबर से। डॉलर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका है। डॉलर इंडेक्स 99.8 से जो सितंबर में था अब 108.14 आ गया है, तो ये 1.3% से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम टाइम इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है काफ़ी कम एशियन करेंसीज़ के अगेंस्ट अगेंस्ट द ग्रीनबैक। ट्यूसडे को अगर आप देखोगे तो काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिला ट्रिगर्ड बाय मंथ एंड परचेज़ेस। इकोनॉमिस्ट अब देख रहे हैं कि रुपया जो है वो और लोअर लेवल्स पे जाएगा और कुछ तो कह रहे हैं कि 87 हो जाएगा बाय 2025। 2025 तक रुपया 87 भी हो सकता है। और वो बिलीव करते हैं कि डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा लेकिन और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है यहाँ से। स्पेशली अगर कुछ जो पॉलिसीज़ हैं यूएस की, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की अगर वो अनाउंस हो जाती हैं, तो वो तो भई यहाँ पे आप मान के चलो कि जिस हिसाब से इम्पोर्ट टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं फ्रॉम गुड्स फ्रॉम चाइना, मेक्सिको और अदर कंट्रीज़, ट्रम्प ने क्लियर कर दिया है कि कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, इन्हें भी हायर टैरिफ्स यहाँ पे झेलने होंगे। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन पे भी लगाई जाएँगी, अमेरिकन गुड्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं उन पर। मोरोवर ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो रोल आउट करेंगे इनकम टैक्स कट्स जिसकी वजह से डेफिसिट और पुश होगा, सरकार के पास और कम पैसा आएगा, इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व को और कॉशियस होना पड़ सकता है अबाउट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। और ये ऑलरेडी कहा गया है कि 2 कट्स ही जो हैं वो 2025 में हो सकते हैं एंड लोगों को जबकि एक्सपेक्टेशन था कि 2025 पूरा रेट कट रहने वाला है। करीब-करीब 100 बेसिस पॉइंट तो आराम से देखने को मिलेगा, लोग ये सोच रहे थे। कंसेक्वेंटली अगर आप देखोगे जो हाई यील्ड है, जो हाई इनकम इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इसकी वजह से भी रुपए पे काफ़ी प्रेशर है, दुनिया भर में प्रेशर है जितनी भी लोकल करेंसीज़ है अलग-अलग कंट्रीज़ में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हमारा ट्रेड डेफिसिट $37.5 बिलियन है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उससे $37.5 बिलियन हमने एक्स्ट्रा पे करना है। खर्चा करना है। तो इससे क्या ये एक डेफ़िसिट है और ये पे करना है किसमें? डॉलर में तो भाई यहाँ पे भी रुपया वीक होगा ही होगा, राइट? अगेन इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट आरबीआई जो इंटरवीन कर रहा है करेंसी मार्केट्स में एंड नहीं कर पा रहा है शॉर्टफॉल को प्रिवेंट और कर भी नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो आरबीआई यहाँ पे आरबीआई कभी भी रुपए को सपोर्ट कर सकता है, वॉलेटिलिटी को कंटेन कर सकता है, लेकिन आरबीआई कभी भी ये नहीं होगा कि रुपए को ऊपर बढ़ाने लग जाएगा, ठीक है? नीचे गिरने से रोकने लग जाएगा एकदम से। ये सस्टेनेबली करना पॉसिबल नहीं है। तो क्रिटिकली आर्टिफिशियली प्रॉप अप जो रुपए है वो करीब मतलब अभी भी अनकॉम्पिटिटिव है विज़-अ-वी जो पीयर करेंसीज़ हैं उसके। और रिसेंट आर्टिकल में फॉर्मर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अरविंद सुब्रमण्यम उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पर्स्यूट है ना हमारा अननेचुरली स्टेबल डॉलर एक्सचेंज रेट का, इसकी वजह से इंडिया की कम्पेटिटिवनेस करीब-करीब 10% से ऑन एन एवरेज कम हो गई है और जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो करीब-करीब 100 से $150 बिलियन रिड्यूस हो गए हैं सिंस अक्टूबर 2021 से। इनका तो ये कहना है कि आरबीआई को कुछ बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए आरबीआई को, रुपया अगर गिर रहा है तो उसे गिरने दो, हमारे जो गुड्स और सर्विसेज़ हैं और कम्पेटिटिव हो रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर आप देखोगे युआन करीब-करीब 2.5% गिरा है, रुपया सिर्फ 1.3% गिरा है एंड कुछ-कुछ करेंसीज़ तो 10-10% भी गिर चुकी है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है मिडल क्लास स्ट्रेन ऑन कंजम्पशन। रीसेंट वीक्स में मैं कई बार ये डिस्कस करता रहा हूँ, हमेशा डेटा ऐसा आता रहा है कि कहीं न कहीं मिडल क्लास कंजम्पशन एक बार अगर पिक कर जाए ना, जो अर्बन कंजम्पशन है स्पेसिफिकली, तो एफएमसीजी ग्रोथ रेट बढ़िया हो जाए, सबके सेल्स बढ़िया हो जाए। तो रीसेंट वीक्स में स्लो डाउन आया है प्राइवेट कंजम्पशन में और इसने डोमिनेट किया है हेडलाइंस को। एट अ टाइम जहाँ पे कॉन्क्रीट साइंस है रिवाइवल के, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल जो है वो यहाँ पे अभी भी हमें नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिवाइवल है बहुत बड़ा। अगर आप देखोगे ये इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो फैक्टर्स हैं, जो अंडरपिन करता है कंजम्पशन स्लोडाउन को फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। तो क्या-क्या फैक्टर्स हैं, अगर डायग्नोस करना है प्रॉपर्ली, तो जानना होगा जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप अभी डेटा देखते हैं कुछ, जो सेल्स ग्रोथ है टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज़ का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज़ आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये करीब-करीब यहाँ पे देखोगे तो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, इनका 4.3% से डिक्लाइन हुआ है सेल्स ग्रोथ, जो पहले था सॉरी 4.3% पे आ गया है जो पहले 6.1% पे था। ग्रोथ हो रही है, यस, लेकिन ग्रोथ में स्लो डाउन है। सीरियस कंसर्न्स हैं वीकनिंग अर्बन कंजम्पशन के। अब लेटर कंफर्म किया गया कि जो स्लो डाउन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पीएफसीई, ये ग्रो हुआ है 6% से जो पहले 7.4% था। तो इकोनॉमिक डेटा भी ऐसे ही आया है कि भाई कंजम्पशन तो कम हो रहा है। तो प्राइवेट कंजम्पशन इस टाइम पे यहाँ पे स्लो ही चल रहा है। मतलब कई क्वार्टर्स अब तो निकल चुके हैं अगर आप देखोगे एंड ये शुरू हुआ था 8 क्वार्टर पहले, ठीक है? जहाँ पे 1.8% पे आ गया था हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो एवरेज पीवीसी है ग्रोथ ये मॉडरेट हो गया था टू 4.1%। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं साइमल्टेनियसली जिसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन में स्लो डाउन हुआ है। सबसे पहले वेजेस, बात करते हैं वेजेस की, सैलरी की। जो कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है ना, बहुत ही मॉडेस्ट पेस से ग्रो करा है 4.6% से एंड 4.5% से रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग 7 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे Q3 से लेके Q1 2025 24-25 का जो Q3 था जो 22-23 से लेकर के। तो जो कॉन्ट्रास्ट ये करता है विद अ फास्टर ग्रोथ ऑफ 14.6% ग्रोथ रेट था पहले एंड 10.5% रिस्पेक्टिवली प्रीसीडिंग 7 क्वार्टर्स में। तो पहले इतना बढ़िया ग्रोथ रेट जो हम देख रहे थे, कहीं न कहीं अब काफ़ी हमें यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला है एवरेज वेज ग्रोथ रेट में। एंड एक रिपोर्ट भी आई फिक्की एंड क्वेस्ट कॉर्प द्वारा। इन्होंने सजेस्ट किया जो वेजेस है ना वो कम सीएजीआर इनके ग्रोथ रेट का है सिर्फ 0.8% इन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एंड 5.4% है एफएमसीजी में बिटवीन 2019 एंड 2023। सेकंड जो फूड इन्फ्लेशन है इसने एवरेज किया है 7.1%। यस, काफ़ी ज़्यादा है जो ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स कंपेयर्ड विद एवरेज ऑफ 5.3% इन द प्रीसीडिंग 8 क्वार्टर्स, 5.9% इन प्रीसीडिंग प्री पैंडेमिक पीरियड। तो लो इनकम हाउसहोल्ड्स काफ़ी बड़ा जैसे जो 5 ही हज़ार कमा रहा है मान लो, उसके लिए तो सब्ज़ी और राशन खरीदना ही 80% है ना, राइट? 80% उसका मैं कहूँगा इनकम जा रहा है उसमें। तो वहाँ अगर सब्ज़ी के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे अभी तो इस टाइम पे देखते हो 12% फूड इन्फ्लेशन हो गया, डबल डिजिट चल रहा है, टमाटर के दाम 3 गुना हो जा रहा है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इससे और इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी भी अगर आप देखोगे तो कितना है मेरे ख्याल से 1,20,000 के करीब है ऑन एन एवरेज। तो 10,000 पर मंथ ही बैठता है। तो सिग्निफिकेंटली जो लो इनकम हाउसहोल्ड्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लार्जर शेयर खर्च करते हैं अपने मंथली इनकम का फूड पे कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। रूरल एरियाज़ में जो सबसे बॉटम 10% हाउसहोल्ड्स हैं ना, वो करीब 52% अपने इनकम का स्पेंड कर देते हैं फूड पे कंपेयर टू 34% बाय द टॉप 10%। तो टॉप 10% मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, वो लोग 34% खर्च करते हैं टॉप 10% लोग खाने पे और जो बॉटम 10% है 52% खर्च करते हैं। अर्बन एरियाज़ में बॉटम 10% हाउसहोल्ड्स एलोकेट करते हैं 43.3% अपना मंथली कैप एक्सपेंडिचर फूड पे कंपेयर टू सिर्फ 27% बाय टॉप 10%। तो एज़ सच अगर आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ा रहेगा, तो जब मेरा 50% खर्चा ही खाने का है, तो मैं पैसा खर्च कैसे करूँगा और जगह पे? जब खाने का खर्चा ही 50% बढ़ जा रहा है 5 महीने में। राइट। तो यहाँ पे जीएसटी तीसरे नंबर पे राइटर ने इसे रखा है। इन्होंने कहा कि जो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये बड़ा ही रिग्रेसिव है इन्हेरेंटली इनका ये कहना है और ये डिस्प्रपोर्शनेटली हर्ट कर रहा है किसको जिसकी इनकम कम है उसको और ज़्यादा परेशान कर रहा है ये जीएसटी जो है कंपेयर टू हाई इनकम वंस। ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर जो Q3 है 2022-23 का और Q2 है 2024-25 का जीएसटी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 11.5% के रेट से और जो नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ है ना जो हमारा 9.3% है सिर्फ मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा हमारा जीएसटी ग्रोथ रेट है। इतना ज़्यादा टैक्स ग्रोथ रेट आ रहा है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का अगर आप देखोगे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू हाई रिटेल प्राइसेस जिसकी वजह से डिमांड भी सप्रेस हो रहा है। फोर्थ जो हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है, ये बढ़ी है करीब शार्पली टू 5.7% ऑफ जीडीपी इन 2022-23 कंपेयर टू
3.7% एंड 3.9%। तो कहीं न कहीं लायबिलिटीज़ भी लोगों की इंक्रीज़ हुई है। हाउसहोल्ड डेट मतलब जो ओवरऑल उधार है एज़ अ परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ये 48% पे आ गया है, जो पहले 40% था। तो उधार भी बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। यहाँ पे डेट सर्विसिंग बर्डन भी बढ़ जाएगा इससे। ईएमआई जो पहले आप लेट्स से अपनी सैलरी का 5% चुका रहे थे, अब हो सकता है आप 20% चुकाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से कंज़म्पशन और कम होगा। तो आरबीआई ने मॉनेटरी टाइटनिंग की, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर और बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल जो बंदा लोन रीपे कर रहा है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया ये, राइट? तो यहाँ पे डबल प्रेशर है। एक तो डेट सर्विस बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो ईएमआईज़ हैं हमारे, हाई इंटरेस्ट रेट चुका रहे हैं अभी, और पर्सनल लोन में भी डीएक्सेलरेशन है फॉर कंजम्पशन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हर्ट हो गया। पर्सनल लोन आपको ईज़िली नहीं मिलेगा कंजम्पशन के लिए, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। फिफ्थ, इंडियन स्टॉक मार्केट सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर दिया पूरी दुनिया को, मैं कहूँगा रिसेंट ईयर्स में। मार्केट कैप हमारा 89% बढ़ चुका है अप्रैल 2020 से 2024 तक, जिसकी वजह से बहुत वेल्थ बना है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, काफ़ी पैसा बनाया लोगों ने, एंड इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हुए करीब 1.81 ट्रिलियन रुपीज़ के डेरिवेटिव सेगमेंट्स में 2021-22 से 2022-23 के बीच में, जो है स्टैगरिंग इक्विवेलेंट टू स्टैगरिंग ओवर 22% ऑफ हाउसहोल्ड्स ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम, जो हमारा ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम है उसका 22%। तो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में लोगों ने लॉस कर दिया है। नोटेबली अगर आप देखोगे, जो लॉसेस है 92 टू 93% ये सफर किए गए थे बाय पीपल जिनका एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख है। 92% लॉस, 93% लॉस उनका हुआ है यहाँ पे। तो कैश और स्पॉट सेगमेंट को अगर आप हटा दें, जहाँ लॉसेस जो होते हैं वो नोशनल रहते हैं, आपने कोई शेयर खरीदा 10% नीचे आ गया तो आप 2 साल बाद बेचो, ऊपर तो जाएगा ना। डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं है, वो तो भाई ज़ीरो हो जाता है। ऐसा है, अगर आपने कुछ खरीदा है और विद टाइम अगर वो ऊपर नहीं गया या नीचे नहीं गया आपके मैं कहूँगा स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये डिट्रिमेंटल रहे मिडल क्लास के लिए, इन्होंने कंजम्पशन को भी इम्पैक्ट किया है, और जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, वो एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं हुए इन चैलेंजेस से, लेकिन उनका कंजम्पशन जो है वो रिसेंटली स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जो प्राइवेट कंजम्पशन में स्लो डाउन है, इससे इंडिया का एग्रीगेट डिमांड जो है ये कहीं न कहीं कम रहेगा। ऑफ कोर्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी इकोनॉमी के बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, अगर इसी तरीके से लिफ्ट नहीं होता है जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है और डोमेस्टिक डिमांड है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।